एक होती है आपकी मोनोपोलिस्टिक और एक होगी आपकी ओलिगोपोली। लेकिन मार्केट में जाने से पहले, इम्परफेक्ट मार्केट में जाने से पहले हम उसके एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व को पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह होते हैं। देखिए, आपने परफेक्ट मार्केट में पढ़ा कि एवरेज रेवेन्यू कर्व इस तरह होता है और रीजन भी आपको पता है, वो मैंने आपको टेबल बना के दिया था। पेपर में आपने टेबल नहीं बनाना, सिर्फ मैंने इस कर्व को समझाने के लिए वो टेबल आपको बना के दिया था, ठीक है जी, ताकि आपको पता हो, लॉजिकली आपको क्लियर हो कि ये कर्व क्यों AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड कर्व होता है। क्लियर। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में, चाहे इम्परफेक्ट मार्केट में आपकी मोनोपोलिस्टिक हो, चाहे आपकी मोनोपोली हो और चाहे आपकी ओलिगोपोली, उसके कर्व इनसे मुख्तलिफ होंगे। क्लियर जी। अब उसके कर्व किस तरह होंगे, उससे पहले हम इस टेबल को समझते हैं। देखें, आपको डिमांड कर्व याद है। डिमांड कर्व में क्या था कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी हम ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांड करते जाएंगे। क्लियर जी। सेम उसी तरह से मिलता जुलता कंसेप्ट इधर भी है। और मैंने आपसे कहा था कि एवरेज रेवेन्यू, चाहे परफेक्ट मार्केट हो चाहे इम्परफेक्ट मार्केट हो, वो प्राइस के बराबर होगी। एवरेज मींस, एवरेज रेवेन्यू मींस प्राइस। ठीक है जी। अब आप देखें, क्वांटिटी, एक फर्म है, ठीक है, और वो इम्परफेक्ट मार्केट में डील करती है। अब इम्परफेक्ट मार्केट्स की कंडीशंस या फीचर्स क्या हैं, तो जो परफेक्ट मार्केट्स की कंडीशन थे ना, उसके अलावा जो भी कंडीशन होगी उसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। मसलन उधर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर थे, इधर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स नहीं होंगे। उधर होमोजीनियस प्रोडक्ट था या आइडेंटिकल प्रोडक्ट था, इधर होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होगा। इधर जो प्रोडक्ट होगा, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट डील करेगा उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। क्या? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मीन डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट किस लिहाज से होगा? या डिफरेंट टेस्ट के लिहाज से भी हो सकता है, डिफरेंट ब्रांड के लिहाज से भी हो सकता है, डिफरेंट साइज के लिहाज से भी हो सकता है, डिफरेंट कलर के लिहाज से भी हो सकता है, ठीक है ना, और डिफरेंट पैकिंग के लिहाज से भी डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, भाई पेप्सी हो चाहे कोक हो, चलो ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट हैं लेकिन दोनों का ब्रांड मुख्तलिफ है। कोक का अपना ब्रांड है, पेप्सी का अपना ब्रांड है, पेप्सिको का, ठीक है ना। ये कोका कोला कंपनी के साथ डील करते हैं, वो पेप्सिको कंपनी के साथ डील करते हैं। इंशाल्लाह जब आप बड़े फॉर्म में जाएंगे तो फिर आप इंशाल्लाह पेप्सिको वगैरह की एडिट्स भी करते जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह आईफोन है या सैमसंग है, तो सैमसंग का अपना ब्रांड एंड लोगो है, आईफोन का अपना ब्रांड एंड लोगो है। तो कहने का मतलब ये कि इधर प्रोडक्ट होगा डिफरेंशिएटेड, वो डिफरेंशिएशन किसी भी वजह से हो सकती है। क्लियर जी। उधर क्या था, उधर प्राइस टेकर्स थे फर्म, इधर प्राइस मेकर्स होंगे। तो ये इम्परफेक्ट मार्केट की कुछ खुसूसियात होती हैं, ठीक है जी। तो इम्परफेक्ट मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स नहीं होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, जिसमें फर्म्स प्राइस मेकर्स होती हैं ना कि प्राइस टेकर्स। क्लियर जी। तो यहाँ तक ये बातें समझ आ रही है ना, ये पूरी जो मैंने कहानी सुनाई थोड़ी बहुत। अब हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं और इससे फिर हम मार्जिन रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व देखें। इसमें और परफेक्ट मार्केट के इक्विलिब्रियम पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, वही पॉइंट्स होंगे। सिर्फ जो फर्क आपको नजर आएगा ना, फर्क वो आपको सिर्फ एवरेज रेवेन्यू कर्व का और मार्जिन रेवेन्यू कर्व का नजर आएगा, क्योंकि इधर एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिन रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस होते हैं और इधर स्लोपिंग डाउनवर्ड होंगे। बस सिर्फ यही फर्क है भाई, बाकी वही इक्विलिब्रियम पॉइंट और उसी तरह हम लॉस और प्रॉफिट निकालते जाएंगे। अच्छा, अब जी आसिफ, इकरा, खाकान, लेकत, भाई ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? इम्परफेक्ट मार्केट की कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई आप लोगों को? बाकी भी यार जिसका नाम नहीं लिया अभी, ठीक है जी, ताकि फिर मैं इस टेबल की तरफ, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, अब आप देखें, जब क्वांटिटी एक थी, जब प्रोड्यूसर वन क्वांटिटी सोल्व कर रहा था तो प्राइस ये और उसकी टोटल रेवेन्यू भी ये। अभी तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह हम टोटल रेवेन्यू
निकालते, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपकी आ जाएगी टोटल रेवेन्यू। अगर वो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करना चाहता है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव उसका है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोड्यूसर्स का या फर्म्स की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, यानी प्रॉफिट को ज्यादा करना। ठीक है जी। अब उसको लग रहा है कि अगर मैं प्राइस को थोड़ा कम कर लूंगा, ठीक है ना, तो मेरी टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगी। चलो ठीक है, कर लो भाई, बिकॉज ही इज द प्राइस मेकर। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट है ना, वो प्राइस को चेंज कर सकता है अपने जरूरत के मुताबिक, अपने प्रॉफिट के मुताबिक। अब वो कहता है कि नहीं यार, मैंने अब थोड़ा मजीद प्रॉफिट कम करना है ताकि मैं मजीद कस्टमर को गेन कर लूं, तो चलो ठीक है, वो मजीद यूनिट सेल कर लेगा। और इसी तरह आप इसकी कैलकुलेशन करते जाएं और ये आपका टोटल रेवेन्यू आता जाएगा। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे जैसे वो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल करता जाएगा, उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी। अगर वो नंबर ऑफ यूनिट कम सेल करना चाहता है, ठीक है ना, क्लियर जी, वो कहते हैं यार मैंने मोनोपोली क्रिएट करना है, ठीक है ना, मैंने प्राइस को बढ़ाना है, तो फिर नंबर ऑफ यूनिट को कम कर लेगा ताकि उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए। जी यहां तक कोई कंफ्यूजन? प्राइस कम करने से उसकी टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगी, उसकी टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगी ना अजहर। देखो भाई, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले मेन ऑब्जेक्टिव के जहन में याद कर ले। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई वो कम यूनिट सेल करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए हाई प्राइस पे, या वो ज्यादा यूनिट सेल करके कम प्राइस पे प्रॉफिट कमाए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, तो लोग लेंगे नहीं। अगर प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक हुआ, अभी मैं जो टर्मिनोलॉजी बोल रही हूँ आपको समझ आनी चाहिए। अगर उसकी प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक था, प्राइस इलास्टिक का मतलब ये कि अगर वो हाई प्राइस चार्ज करेगा, रेवेन्यू तो डिक्रीज होगी ना। वो उसी की तरफ में आ रहा हूँ, आप अभी मार्जिन रेवेन्यू की तरफ ना जाए ना। मैं अभी यहाँ तक अपने आप को स्टक रखे ना, अब यहाँ तक सवाल करें ना कि अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस 100 रखे तो कस्टमर लेगा नहीं, अगर प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक हुआ। ठीक है ना, अगर प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक हुआ, वो ऐसे प्रोडक्ट में डील करता है प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल आईफोन, ठीक है, आईफोन की क्वालिटी है, ब्रांड है, लेकिन नेसेसिटी तो नहीं है ना कि सब आईफोन रखे। अगर ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव ना हो, यानी प्राइस इलास्टिक ना हो, क्लियर जी, तो अगर वो हाई प्राइस रहेगा तो कोई लेगा नहीं। अगर वो प्राइस डिक्रीज करेगा तो तब कस्टमर अट्रैक्ट करेगा ना भाई। मेरी समझ रहे हो ना अजल? समझ आ गई प्रीफिस। हाँ, वो तो मार्जिन रेवेन्यू डिक्रीज होगा ना, वो उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ ना लेकर, वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन उठाएगा ना भाई मेरे। अगर उसको लेके मैं प्राइस को कम करूंगा और नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा करूंगा और उसकी टोटल रेवेन्यू में डिक्रीज आ रहा है, तो वो नहीं करेगा, वो अपने आप को स्टिक रखेगा 6 पे, क्योंकि वो तो प्राइस मेकर है ना, 5 पे स्टिक रखेगा अपने आप को। समझ रहे हो ना लेकर जी? बाकी भी यहाँ तक पूछे शाबाश। अगर आपको ये टेबल और डायग्राम समझ आ गए तो बस बाकी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बाकी मुझे इतना फिर वो नहीं होगा। जी जी, सुंदर, शमीन, इकरा, शाबाश जी, अहमद। अच्छा, अब मार्जिन रेवेन्यू तो आप भी निकाल सकते हो सुकून से, ये अभी अब तो आपको निकालना नहीं चाहिए ना ये। ठीक है, 100, ये तो 100 ही होगा। ये 180 से 100, 260 से 180, 280 से 240, ठीक है ना, 300 से 280। और आप देखिए कि एक पॉइंट पे आएगा कि उसकी रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू 0 हो जाएगी और फिर वो मार्जिन रेवेन्यू माइनस में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहेगा क्या, अगर मैं 7 यूनिट सेल करता हूँ 40 पे, तो जो मुझे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा 7 यूनिट से, वो मैं माइनस में चला जाता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को या तो 6 पे स्टिक रखूं, या फॉर एग्जांपल 5 पे स्टिक रख लूं। ठीक है जी, या 4 पे, वो 7 पे नहीं जाएगा। क्लियर? तो मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमें यहां से पता लग गया कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास बराबर होती हैं प्राइस के, और
टोटल रेवेन्यू हमारे पास बराबर होती है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, और मार्जिन रेवेन्यू आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा, इधर एक और बात कि याद रखें आप कि आपका मार्जिन रेवेन्यू कर्व हमेशा एवरेज रेवेन्यू कर्व के बिलो होगा। ये आप यार आप अपने साथ नोट कर ले, रट ले, नोट कर ले, जो भी करते हो आप लोग, कि इन परफेक्ट कंपटीशन चाहे आपकी मोनोपोली हो, मोनोपोली की मार्केट हो, और चाहे वो आपकी मोनोपोलिस्टिक की मार्केट हो, हमेशा मार्जिन रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के बिलो होगा। और ये आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा, और ये एक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके हमने नहीं पढ़ना बस। लेकिन इतना आप याद रख लें कि मार्जिन रेवेन्यू कर्व will be always be below the average revenue curve। ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं, बस इतना आप याद रख लें। अब आप देख लें, अगर आप इसी ही डायग्राम से कर्व ड्रा करेंगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व इस तरह बनेगा, जो कि प्राइस के बराबर है, ठीक है जी, और जो डिमांड कर्व के बराबर है। क्लियर जी। और मार्जिन रेवेन्यू कर्व वो जो -20 था ना, वो ये वो इसलिए वे नेगेटिव में आया है, ये इस क्वाड्रेंट में आया, ठीक है। क्लियर जी। तो ये मार्जिन रेवेन्यू कर अगर आप इस डायग्राम से टेबल से ड्रा करेंगे तो ये इस तरह बनेगा। क्लियर जी। तो आपने देखा कि परफेक्ट मार्केट्स में हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व जो कि प्राइस के बराबर थी, और वही डिमांड कर्व था हमारे लिए इस तरह इधर। लेकिन इधर क्या है कि मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस एंड डिमांड कर्व। बस ये इसमें और इसमें तकरीबन यही फर्क था। अगर इसके डिफरेंसेस भी आ गए ना, तो आप इसके डिफरेंसेस भी लिख सकते हो कि यार अगर वो आपसे पूछे कि इम्परफेक्ट मार्केट में और परफेक्ट मार्केट में क्या डिफरेंसेस है, तो आप लिख सकते हो कि सर इम्परफेक्ट मार्केट में मार्जिन रेवेन्यू कर्व बिलो होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व के, क्योंकि परफेक्ट मार्केट में एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिन रेवेन्यू कर्व इक्वल होते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल टैक्सेस होते हैं, इसमें स्लोपिंग डाउनवर्ड होते हैं, और वो इसकी वजह आपने यहाँ से देख ली। अब आप अपने अपने सवाल ओके शाबाश, सवाल नहीं ओके सपोज की शाबाश, अभी आप पूछे भाई, मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक ये क्लियर ना हो। अगर आपको ये क्लियर है तो इक्विलिब्रियम में कोई मसला नहीं होगा। टेबल और डायग्राम में कोई कंफ्यूजन तो भाई आप मेरे से अभी पूछ लो, बस बाकी हम वही कर्व ड्रा करते जाएंगे, और उसी तरह हम उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस निकालते जाएंगे। यहां तक किसी को कोई शक तो आप पूछो। सोचो, 1-2 मिनट लो, शाबाश। मैं आगे उस टाइम तक नहीं जाऊंगा जब आप लोग सब कंफर्म कर दो, क्योंकि बाद में मुझसे ये नहीं पूछेगा सर स्लोपिंग डाउनवर्ड को क्यों होता है और ये वो। हाँ खाकान भाई, आपने अगर अगर प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक है ना, प्राइस इलास्टिक का मतलब ये कि आप प्राइस कम करोगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो अभी इलास्टिक की समझ तो आ गई ना, अगर प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक है तो अगर आप प्राइस कम करोगे तो तब उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, कस्टमर अट्रैक्ट करोगे ना। अगर प्रोडक्ट प्राइस इन इलास्टिक है तो फिर तो कम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, तो हम इज्यूम करते हैं कि इधर अगर आप प्राइस डिक्रीज करोगे और प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक हो तो आप ज्यादा यूनिट सेल करोगे और आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ये टोटल रेवेन्यू आपकी तब बढ़ेगी जब आप ज्यादा यूनिट सेल करके प्राइस कम करोगे। हाँ, अगर आपने प्राइस इतनी कम कर दी और प्रोडक्ट इतने बढ़ा दे कि आपकी फिर एडिशनल रेवेन्यू कम हो तो फिर तो जरूरत ही नहीं है बस। नहीं नहीं सुन दस, देखें आपने प्रोडक्ट की प्राइस इतनी कम कर दी कि वो आपके लिए अभी फिजिबल नहीं है, शायद वो उसकी कॉस्ट को भी फुलफिल ना कर रही हो। ठीक है ना, कि आपने 40 पे लिया है और शायद उसकी कास्ट भी 40 हो या 38 हो, तो आपको ये फिजिबल नहीं है। तो इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जो सातवां पॉइंट होगा ना, आप इसको ना अडॉप्ट करोगे बीइंग ए प्रोड्यूसर या बीइंग ए फर्म। क्या कम नहीं होगा खान खान?
फिर वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट की नेचर पर भी डिपेंड करता है और वो फिर मार्केट की नेचर पर भी डिपेंड करेगा ना प्राइस। वो यार ये प्राइस मेकर्स है ना, अगर प्रोड्यूसर को लगे कि मैं प्राइस कम कम करके ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करूंगा और ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करके मुझे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो कम करेगा, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होगा। अगर उसको पता है कि यार फॉर एग्जांपल मैं 40 पे देखो सिंदस आपके लिए भी, अगर मैं 40 पे साथ नहीं मैं 10 यूनिट सेल करूंगा ना, फॉर एग्जांपल इधर मैं 10 जस्ट एज्यूम कर लेता हूँ, तो फिर इधर 400 हो जाएगी हमारी, तो वो फिर कम करे, फिर वो प्राइस को कम करेगा। अगर उसको लेके प्राइस कम करके मुझे फायदा होगा तो वो कम करेगा। आजकल ये जो मसला चल रहा है पेट्रोल का, तो यही तो रीजन है, क्यों कहते हैं हमने हाई प्राइस पे लिया है और हम कम पे सेल कर, तो हमें तो फिजिबल ही नहीं है ना। लेकिन अगर वो कम प्राइस पे लेते और उसको पता होता कि यार कम प्राइस पर भी मैं बेचूंगा मुझे फिजिबल होगा, तो वो बेच देते। मतलब और फैक्टर्स भी हो सकती हैं, अब मैं खामोश रहना पसंद करूंगा कि इसमें ये। जी जी सुन, अभी क्लियर हुआ आपका पॉइंट? तो वो प्राइस कम करेगा अगर उसको वो फिजिबल है। नहीं वो सप्लाई को डिक्रीज नहीं करेगा। वो देखो सुंदर, अगर उसको लगे कि कम प्राइस पे मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा और वो ज्यादा सप्लाई मुझे फायदा देगी, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से आप सोचे, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से या फर्म की पर्सपेक्टिव से, तो वो से सप्लाई करेगा, कम प्राइस पे भी वो सप्लाई करेगा अगर वो उसके लिए फिजिबल हो, सप्लाई ज्यादा कर लेगा। लेकिन अगर उसको पता लगे कि मैं 40 पे ले और वो मेरी फिजिबल नहीं, तो सप्लाई कम कर लेगा। तो इसमें ये पॉइंट था। जी बाकी स्टूडेंट खामोश हैं, ठीक है जी। तो प्रोड्यूसर अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा ना, अगर उसके लिए फिजिबल हो तो वो सप्लाई करेगा, फिजिबल ना हो तो सप्लाई कम कर देगा। उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा तो वो करेगा, प्रॉफिटेबल ना हो तो नहीं करेगा। जी बाकी दोस्त भी पूछें। चलो जी ठीक है, आई अज्यूम कि आप लोगों को क्लियर है। सही है जी। अब आ गए। अब परफेक्ट कंपटीशन है और परफेक्ट सॉरी अंडर डिफरेंट कंपटीशन, ठीक है ना। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन तो हमने ये तो पढ़ लिया। इम्परफेक्ट कंपटीशन ये आप देख ले। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के कुछ बातें होती हैं, ठीक है, ये आप सिर्फ पढ़ लो, ठीक है। ये बातें मैंने की है। अब परफेक्ट कंपटीशन में, सॉरी इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक होती है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। हम अब पढ़ते हैं मोनोपोली। क्लियर जी। अब मोनोपोली क्या चीज है, ये टर्मिनोलॉजी कभी पहले आपने पढ़ी है, मतलब इकोनॉमिक्स में कभी नजर से गुजरे हैं? कुछ याद आ रहा है कि कहीं ये पढ़ा था? हाँ सरमानी, खुदा के लिए सराहना करो यार। किधर पढ़ी थी जैन, किधर पढ़ा था? अजहर किधर पढ़ा था भाई? जैन किधर पढ़ा था? सही 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 बिल्कुल। सुन खागान बिल्कुल। केमिस्ट्री में यार, केमिस्ट्री में कहाँ से ऐसे हो, शायद हो उधर। जी बिल्कुल। अगर आपको याद हो ना, कैपिटलिज्म में या फ्री मार्केट इकोनॉमी, हमने कहा क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज थी वो डिसएडवांटेजेस में, याद आ रहा है ना। मैंने आपसे कहा था कि चलो चैप्टर 5 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब मोनोपोली क्या चीज है? मोनोपोली मार्केट की वो हालत होती है, वो सिचुएशंस होती है, या वो ये इम्परफेक्ट मार्केट की वो किस्म है कि जिधर एक सिंगल सेलर हो या एक सिंगल प्रोड्यूसर हो एक प्रोडक्ट का। मोनोपोली इम्परफेक्ट मार्केट होती हैं। ये मार्केट की वो कंडीशंस होती हैं या वो किस्म होती हैं जिधर एक सिंगल सेलर
या सिंगल प्रोड्यूसर हो किसी भी प्रोडक्ट का। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आईकेप, पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी, सिर्फ आईकेप ही प्रोड्यूस करता है, ना वो आईसीएमए वाले प्रोड्यूस करते हैं, ना आईसीसीए वाले, ना पिप्पा वाले, ठीक है। वो भी प्रोफेशन है, बड़ा हाई क्लास के प्रोफेशन है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट पे साइन करेगा, जिसकी बात मानी जाएगी, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर ऑडिटर का साइन इंशाल्लाह जब आप लोग करेंगे इधर आएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगी। ये साइन कौन सिर्फ प्रोड्यूस करता है, इसके पीछे जो काम होते हैं वो सिर्फ आईकेप, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में सिर्फ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट पे इंशाल्लाह जब साइन आप लोग जाओगे साइन करोगे, तो वो सिर्फ आईकेप की मोनोपोली है। देखें दूसरा एग्जांपल, मैं वैसे आपको एवरेज जनरल एग्जांपल दूं। नोट कौन इशू करता है पाकिस्तान में? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोई और बैंक तो ये नोट तो इशू नहीं करता ना, ठीक है। तो स्टेट बैंक की मोनोपोली है नोट इशूइंग में, क्लियर जी। नंबर 3, बिजली कौन प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान में? और भी कंपनियां हैं, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान में वापडा तकरीबन उसकी मोनोपोली है। इससे पहले जब पोस्ट ऑफिस, जब ये प्राइवेट कोरियर्स नहीं आए थे, तो पोस्ट ऑफिस में सही जी। तो पाकिस्तान में ये कुरियर, प्राइवेट कुरियर आने से पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस की मोनोपोली थी, ठीक है ना। अगर आपने अगर थ्रू कुरियर कोई भेजा था तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो अभी तो खैर परफेक्ट कंपटीशन आ गई, क्लियर जी। तो मोनोपोली किसी भी मार्केट्स की वो हालत होती है जिधर एक सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर हो किसी भी प्रोडक्ट का। जी, डिफिनीशन में कोई कंफ्यूजन? न मना मियां मंजा के बाप बेटे हैं अंदर। अब आदम जी ग्रुप को देख लो, बड़े बड़े ग्रुप बैठे होते हैं यार, क्या किस चीज की मोनोपोली, किस 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 पॉइंट ऑफ व्यू से? मियां मंशा का अगर एमसीबी बैंक है तो यूबीएल भी तो है ना। हाँ, अगर सिर्फ एक एमसीबी बैंक होता, कोई और बैंक ना होता, तो फिर ठीक था, मियां मंशा की मोनोपोली होती। लेकिन मियां मंशा की किस लिहाज से मोनोपोली? तो अमीर है? नहीं नहीं, ठीक है। मोनोपोली मीन जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो जिसका कोई कॉम्पिटेंट ना हो यार, वो, ठीक है ना, तो उसको मोनोपोली कहते हैं। नहीं, उसका पता नहीं है यार, ठीक है। तो मोनोपोली ऐसी सिचुएशन होती है। अब इसके भी फीचर्स हैं मोनोपोली के, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट। इसको आप पढ़ लो, डिफिनीशन पढ़ लो, और ये अभी इसकी तरफ आ जाओ। सोल सप्लायर ऑफ द गुड आर कमोडिटी, क्लियर जी। कि सिंगल सेलर होगा या सिंगल सप्लायर होगा या सिंगल प्रोड्यूसर होगा किसी भी गुड्स या कमोडिटी का, क्लियर जी। उधर क्या है परफेक्ट मार्केट्स में लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर, इधर क्या है सोल या सिंगल सप्लायर ऑफ द गुड, क्लियर जी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑफ फर्म, ये तो उधर भी था, लेकिन इधर भी मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। उधर क्या था प्राइस टेकर्स, कि फर्म जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस थी वो अडॉप्ट करते थे और उसी पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे। लेकिन इधर क्या है प्राइस मेकर, प्राइस मेकर मींस प्रोड्यूसर चाहे तो लार्ज प्राइस, हाई प्राइस पर भी प्रोडक्ट को बेच सकता है, और अगर चाहे तो कम प्राइस पर, उसकी अपनी मर्जी है, उसने प्रॉफिट कम मैक्सिमाइज करना है, चाहे वो प्राइस हाई रखे चाहे कम रखे, वो अपनी तरतीब के लिहाज से उसमें अप्स एंड डाउन्स करता जाएगा। ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उधर क्या आता है यार, एक मिनट सब्र करें, बस इसी भी टाइम इलेक्स हो रहे हैं, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, थोड़ा वेट कर लो।